Hello everyone, how are you? Today I Anuthaya discussing with you another part of negotiable instruments, that is classification of negotiable instruments. In this video, negotiable instrument is classified on the basis of location, pay, payment and validity. On the basis of location, an instrument can be inland instrument और foreign instrument. अब हम inland instrument किसे कहेंगे और foreign instrument किसे कहेंगे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अब किसे कहते हैं? जहाँ पे भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोनों, उसे हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कहाँ पे ड्रॉ होगा? इंडिया में। एंड किसके ऊपर ड्रॉ होगा? अ पर्सन हु इज़ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर उसकी जो पेमेंट है उसकी पेमेंट कहाँ पे होगी? इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्ट्रूमेंट है वो चेन्नई में बनाया गया, ठीक है, तो ड्रॉ कहाँ पे हुआ? इंडिया में हो गया, इंडिया में बनाया गया। एंड उसकी जो पेमेंट है उसकी पेमेंट हो रही है चंडीगढ़ में, तो पेएबल इन इंडिया। तो दैट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो ड्रॉ भी इंडिया में हुआ है और उसकी जो पेमेंट है वो भी इंडिया में हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि ड्रॉ किया गया है मुंबई में, किस पर्सन के ऊपर? मिस्टर ए, जो कि एक रेजिडेंट है इंडिया का। तो इस केस में भी वो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। अब एक थर्ड एग्जाम्पल है, एक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड इन अमेरिका और पेएबल इन इंडिया। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो अमेरिका में बना है, लेकिन जो उसकी पेमेंट हो रही है वो इंडिया में हो रही है। बेशक उसकी पेमेंट इंडिया में हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज इंस्ट्रूमेंट इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट होगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो दो ही आपको कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो दोनों सेटिस्फाई होती हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो दोनों कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ पे। ऑन द बेसिस ऑफ पे आपका इंस्ट्रूमेंट डिवाइड किया गया है बियरर इंस्ट्रूमेंट में और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हु इज़ हैविंग द पोजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट जिसके पास उसका पोजेशन होता है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट में कभी भी पे का नाम नहीं होता, उसमें जो लास्ट इंडोर्समेंट होती है वो आपकी ब्लैंक होती है, तो उसको हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। प्रोमिजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नेवर बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट एज पर द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी कि जो प्रोमिजरी नोट है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये कभी भी टू बियरर पेएबल नहीं होंगे। इसी में नेक्स्ट आता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? इसमें स्पेसिफिक पेई का नाम लिखा होता है, वो पेई फर्दर उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, फर्दर उस इंस्ट्रूमेंट को किसी और के फेवर में नेगोशिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट आप किसे बोलते हैं? विच इज़ पेएबल एट साइट एंड पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट। जैसे मैं बात करूँ चेक की, ठीक है, इसमें चेक क्या है? चेक आप जब भी बैंक में जाके ट्रोई को जाके प्रेजेंट करोगे तभी आप उसकी पेमेंट मिलेगी, मतलब पेएबल ऑन डिमांड, जब आप डिमांड करोगे उसकी पेमेंट आपको तभी मिलेगी। नेक्स्ट इसमें क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? विच इज़ पेएबल आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, जैसे मेंशन किया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के बाद उसकी पेमेंट होगी, ठीक है, सर्टन टाइम आपको दे दिया गया है, तो उसे हम बोलेंगे टाइम इंस्ट्रूमेंट। और ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड इवेंट, अगर मान लो ये बोला गया है कि जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे या फिर एक की डेथ हो जाती है उस टाइम पे पेमेंट, उसके बाद पेमेंट मिलेगी, तो उस टाइम पे हमने एक इवेंट स्पेसिफाई कर दी, तो उसको हम बोलते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर देन लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी आपका इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई किया गया है कोहेट, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में। अब ये होते क्या हैं? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? विच इज़ इनकम्प्लीट, मतलब उसके ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट पे
पूरा फिल नहीं किया गया उसे, वो पार्शियली कंप्लीट किया गया इंस्ट्रूमेंट। अब आपने ऐसा क्यों किया या किन रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है? मान लो ये कि हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसके ऊपर हमने स्टैम्प ड्यूटी भी पे की कर दी है, पे का नाम लिख दिया है हमने अपने यहाँ पे, साइन भी कर दिए हैं, बट अमाउंट मेंशन नहीं की। अब अमाउंट हमने क्या छोड़ दी? ब्लैंक छोड़ दी। अब जब हमने अमाउंट ब्लैंक छोड़ दी, उसको हम क्या क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, राइट? क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, हमने यहाँ पे अमाउंट ब्लैंक छोड़ दी। अब उसको तो कोई भी कितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने साइन भी कर दिए, मैंने उस पे का नाम भी लिख दिया, मैंने स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर दी है, तो वो पे कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, राइट? तो इसमें क्या होता है कि अगर अब मान लो मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी से पता लगा सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम पेमेंट कितनी होगी। अगर मान लो स्टैम्प ड्यूटी है 2 रुपये, तो इसमें हम मैक्सिमम कितना पेमेंट ले सकते हैं? 10,000 का। ये एक मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन है, मैंने उससे सर्विसेज ली, राइट? अब वो सर्विसेज जो मैं ले रही हूँ उसमें मैं कुछ एडिशंस भी कर सकती हूँ सर्विसेज में, और मैं कुछ सर्विसेज को कम भी कर सकती हूँ। तो ना अभी तक पूरी सर्विसेज डिफाइंड हैं, तो इसीलिए उसकी पेमेंट भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कि उसकी पेमेंट एक्चुअल में कितनी होगी। तो जो पेई है या जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसने ये बोला कि आपकी जो सर्विसेज की पेमेंट होगी वो विद इन 10,000 होगी, मैक्सिमम मतलब 10,000 होगी। तो हमने क्या किया, ये स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपये की लगा के इंस्ट्रूमेंट बना के उसको साइन करके दे दिए कि जब भी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी आप इसमें अमाउंट भर देना, जितनी भी अ, आपको मतलब जितनी भी आपकी अमाउंट बनती है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हम किसे बोलते हैं? जिसमें मतलब क्लियर नहीं होता। क्लियर मतलब विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड कि ये इंस्ट्रूमेंट को हम क्या ट्रीट करें। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ट्रीट कर सकते हैं, और हम उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने आपको बैंक ड्राफ्ट का, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया। तो इस डिमांड ड्राफ्ट के एग्जांपल को हम फर्दर इलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, और वो कॉलेज है आपका चंडीगढ़ में, ठीक है? तो आपके कॉलेज ने आपको ये बोला कि आपकी फ़ीस लगेगी 1 लाख, तो उसके लिए आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, और आप रेजिडेंट हो पंजाब के। तो आपने क्या किया, पंजाब के ही बैंक से वो डीडी बनवा लिया, ठीक है? अब वो डीडी मान लो एक पर्टिकुलर बैंक उन्होंने स्पेसिफाई किया गया कि जो आपको डीडी बनवाना है वो कैनरा बैंक का बनवाना है। तो आपने क्या किया, आपने पंजाब से कैनरा बैंक से वो डीडी बनवा लिया, और वो जाके आपने किसको दिया? अपने कॉलेज को। जो कॉलेज है उससे चंडीगढ़ वाली ब्रांच से उसकी पेमेंट ले लेगा। तो इस केस में अब देखो, है तो बैंक कैनरा बैंक ही, चाहे वो पंजाब का है या फिर वो चंडीगढ़ का है, कंपनी तो एक ही हो गई ना। तो इस केस में जो कंपनी है उसने वो डीडी बनवा दिया, और वो ये प्रॉमिस कर रही है कि पेमेंट मैं करूँगा, ठीक है? तो इस केस में हम उसको ट्रीट क्या कर सकते हैं? उसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि वो एक प्रोमिसरी नोट है, राइट? क्योंकि जो ड्रॉ करता है, जो बना रहा है, वही तो पेमेंट कर रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट। तो ये प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। अब दूसरा केस इसमें ये क्या है कि इसमें जो पंजाब वाली ब्रांच है वो चंडीगढ़ वाली ब्रांच को ऑर्डर दे रही है कि आपको इतनी पेमेंट कॉलेज को करनी है। तो जहाँ पे ऑर्डर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अब आप कहेंगे कि ये प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको एम्बिगुअस बोलते हैं, मतलब नॉट क्लियर, जिसका कुछ नहीं पता कि ये प्रोमिसरी नोट है या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इसको आप कुछ भी ट्रीट कर रहे हो, बट जो ट्रीट आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो आगे भी वही रहेगा, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट। So this is all about classification of negotiable instruments. Stay tuned for more videos. Thank you so much for listening.